बहुत ध्यान से करना। जैसे हाइड्रोजन चैप्टर में मैंने तुम्हें कहा था कि चैप्टर को मन में बोलते रहना, ऐसे ही इसके साथ भी करना है। दो ग्रुप पढ़ने हैं हमें इसके अंदर, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस सबशेल में एंटर करेगा। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? एस सबशेल के अंदर। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे उसको। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये है अल्कली मेटल्स। ये क्या है? अल्कली मेटल्स। कंसंट्रेशन क्या होगी इसकी? हीलियम 2s1, नियोन 3s1, सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर कर रहा है, इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। आर्गन 4s1, क्रिप्टन 5s, जेनॉन 6s1, रेडॉन 7s1। यहाँ से एटॉमिक नंबर पता लग जाएंगे सबके। और अगर बात करें बेरिलियम वाला ग्रुप, अगला ग्रुप साथ ले रहे हैं इसको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये है। तो इसमें आ जाएगा हीलियम 2s2, नियोन 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टन 5s2, जेनॉन 6s2, रेडॉन 7s2। इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में लिथियम वाले ग्रुप में भी, लिथियम फैमिली में भी, और बेरिलियम फैमिली में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर कर रहा है। ये तुम्हें मैंने पहले भी बताया हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर। इनको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप को, क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। और ग्रुप टू को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इन्हें कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्योंकि इनकी ऑक्साइड्स अर्थ में मिलती है। ग्रुप वन को हम प्लांट ऐश एलिमेंट्स भी कहते हैं, ग्रुप वन को। तो इसकी जनरल कंफर्मेशन हो गई NS1, इसकी जनरल कंफर्मेशन हो गई NS2। जनरल कंफर्मेशन देयरफॉर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज, the general configuration of S block elements is NS1 to 2। क्लियर? जनरल configuration of S block elements NS1 to 2, ये configuration है इनकी। सही ना? ग्रुप वन, ग्रुप टू, ये पहले configuration जरूर आनी चाहिए, तब आगे करना है। इसमें दोनों ग्रुप को मैं एक साथ लेके चलूंगा, ग्रुप वन और ग्रुप टू। इसमें मेनली हमें स्टडी क्या करना है? स्टडी करना है हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले, ग्रुप वन की, ग्रुप टू की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी टर्म्स आती है, ये स्टडी करना है। दूसरा जो मेजर टॉपिक है वो स्टडी करना है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना है पहले, फिर केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। नेक्स्ट इनके यूजेस, अल्कली मेटल्स के और अल्कलाइन मेटल्स के यूजेस करने। फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़नी है सोडियम की और पोटेशियम की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की। मैग्नीशियम की और कैल्शियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस स्टडी करनी है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम स्टडी करना है, और कैल्शियम। सोडियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और कैल्शियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये स्टडी करना है। फिर एक लास्ट टॉपिक आ जाता है सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, ये इस चैप्टर के अंदर है। तो ये इस चैप्टर के अंदर ये करना है तुम्हें पूरा। सही ना? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो उसके अंदर मैंने तुम्हें बता दिया क्या पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो रिएक्शन विद एयर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब स्टडी करना है। हेलोजेंस, ये सब स्टडी करना है। यूजेस में हर एक एलिमेंट का एक एक वर्ड में यूज किया है। है ना? यूज, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, छोड़ कुछ भी नहीं सकते। नीट पे तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में सोडियम और पोटेशियम की, कैल्शियम और मैग्नीशियम की। इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम के जैसे Na2CO3, NaCl, NaOH, ये सब स्टडी करने। और ऐसे ही कैल्शियम के। और लास्ट टॉपिक स्टडी करना है सीमेंट, ये इस चैप्टर के अंदर हमें करना है। सही है? तो अभी जो अब है, पहले जो है स्टडी करना है वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली उनका मेटल्स दूसरा नाम बता एंड दो। एल्कलाइन मेटल्स। और दोबारा बोल शरद। सर एक बार ग्रुप वन का दूसरा नाम बता दो। एल्कली मेटल्स और प्लांट ऐश एलिमेंट्स, प्लांट ऐश एलिमेंट्स। ओके सर। तो अब इसमें फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले तो आता है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की पावर जो है कम होती जाएगी, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, शेल बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस की पावर, न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, है ना, न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन, न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, उसकी पावर कम होती जाएगी। नीचे आने पर शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? शेल्स बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसलिए साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, दोनों में साइज इंक्रीज करेगा। बस ये है कि जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, लिथियम सोडियम में जो इंक्रीज है, जैसे लिथियम का साइज होता है 152 पिकोमीटर के आसपास, तो ये है 186 पिकोमीटर, 34 पिकोमीटर का डिफरेंस आता है यहाँ पे पोटेशियम और इसमें। ये 227 पिकोमीटर है, ये 248, 21 पिकोमीटर का डिक्रीज इंक्रीज आ रहा है। तो बस ये ऊपर ज्यादा इंक्रीज है, नीचे कम हो गया, इन दोनों में और कम हो जाएगा, इन दोनों में और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसकी एंट्री हो रही है? पी ब्लॉक की। यहाँ पे एंट्री होगी, लिथियम से सोडियम पे जाने पर पी ब्लॉक की एंट्री होगी। इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रॉपर होता है। इधर से इधर जाने पर डी ब्लॉक की एंट्री होगी अंदर, और इधर से इधर जाने पर डी तो थे ही, एफ भी आ जाएंगे। इसलिए साइज में डिक्रीज, साइज में जो इंक्रीज है वो कम होता जाएगा, साइज में जो इंक्रीज है वो कम होता जाएगा। और सेम चीज होगी कहाँ पे? बेरिलियम वाले ग्रुप के साथ। सेम चीज होगी किसके? बेरिलियम वाले ग्रुप के साथ। तो ये तुम्हें याद रखना है। साइज में रेगुलर इंक्रीज है, ये पता होना चाहिए। साइज में रेगुलर इंक्रीज है, ये पता होना चाहिए, ये नहीं भूलना। ये एटॉमिक रेडियाई बताया मैंने। फिर ऐसे ही इसमें आता है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या करेगा नीचे आने पर? आयनिक रेडियाई वो भी इंक्रीज करेगा। अब लिथियम का साइज था, ध्यान देना, आयनिक रेडियाई में लिथियम का साइज था 152 पिकोमीटर, और लिथियम प्लस जो है ना, इसका साइज लगभग आधा हो जाता है, 76 पिकोमीटर। और आधा हो गया। मैग्नीशियम जो है, इसका साइज, मैग्नीशियम 2 प्लस का साइज कंपेरेबल होता है इसके, 72 पिकोमीटर। ये आ जाता है 72 पिकोमीटर, मतलब एक तरह से हल्का सा बड़ा ही होता है साइज किसका? लिथियम प्लस का। ये इसमें आगे हमें डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ना है, उसमें बताऊंगा मैं। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, ये आ गया। तो नीचे आने पर आयंस का भी साइज बढ़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, हाइड्रेटेड रेडियाई। हाइड्रेटेड रेडियाई क्या करेगा? हाइड्रेटेड रेडियाई, जैसे मैं बात करूंगा लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीएस प्लस, हाइड्रेटेड रेडियाई क्या करेगा? नीचे आने पर हाइड्रेटेड रेडियाई क्या करेगा? देखो लिथियम प्लस है, इसको चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल कवर करेंगे। जितना छोटा आयन होगा उतना ज्यादा वो हाइड्रेट होगा पानी के अंदर, उतना ज्यादा वाटर, ये एक लेयर बन गई। ऐसे ही दूसरी लेयर बनेगी, तीसरी लेयर बनेगी, ये दूसरी लेयर बन रही है। छोटा आयन तो लेयर ज्यादा बनेगी, पानी में हाइड्रेट ज्यादा होगा, उतना फैल जाएगा और उतना बड़ा साइज हो जाएगा उसका। स्मॉलर द आयन, मोर विल बी, मोर इट विल बी हाइड्रेटेड इन वाटर, एंड हेंस लार्जर विल बी इट्स साइज। और बल्कीनेस भी बढ़ जाएगी उसके साथ, बल्कीनेस भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर कोई पूछता हाइड्रेटेड रेडियाई किससे आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड रेडियाई किससे आ रहा होगा इसमें? नीट का लिथियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ ये लिथियम प्लस का। लिथियम प्लस, लिथियम हाँ, प्लस। लिथियम प्लस का होगा हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा, और इसकी मूवमेंट हो जाएगी लीस्ट। लिथियम आयन हैज लोवेस्ट मोबिलिटी इन वाटर अमंग अल्कली मेटल्स। लिथियम आयन की लोवेस्ट मोबिलिटी क्यों है? लिथियम आयन की It लोवेस्ट is मोबिलिटी highly क्यों होगी? hydrated. बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज इट इज हाईली हाइड्रेटेड इन वाटर, सो इट हैज लोवेस्ट मोबिलिटी, सो इट हैज लोवेस्ट मोबिलिटी, इसके लिए इसकी मोबिलिटी क्या होगी? लीस्ट होगी। अब बेरिलियम की बात करें अगर, अब यहाँ पे बेरिलियम वाले ग्रुप की, तो इसमें भी नीचे आने पर हाइड्रेटेड रेडियाई सबसे ज्यादा किसका होगा? बेरिलियम 2 प्लस। हाइड्रेटेड रेडियाई सबसे ज्यादा किसका होगा? बेरिलियम 2 प्लस का। तो आयंस के साइज में ये चीज ध्यान रखनी है तुम्हें, सही ना? आयंस के साइज में ये चीज ध्यान रखनी है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? No. तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में कोई एक्सेप्शन इसके अंदर? आयोनाइजेशन एनर्जी, नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। अगले ग्रुप में भी नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। अगर बात करें लिथियम बेरिलियम, साइज बड़ा होगा लिथियम का, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बेरिलियम। पीरियड में आते हैं,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो साइज छोटा हो जाता है, और साइज छोटा होगा तो आयन एनर्जी बढ़ जाएगी, साइज छोटा होगा तो आयन एनर्जी बढ़ जाएगी। ये सबको क्लियर है इस चीज का। नेक्स्ट नोट करेंगे, इसमें मेटेलिक रेडियाई भी सेम ट्रेंड चलेगा। मेटेलिक रेडियाई भी नीचे आने पर क्या करेगा, मेटेलिक रेडियाई नीचे आने पर इंक्रीज करेगा। मेटेलिक रेडियाई याद है ना क्या होता है, जैसे सोडियम है, सोडियम का मेटेलिक रेडियाई, एक सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऐसे मिलियन ऑफ सोडियम एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, मिलियन ऑफ सोडियम एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ये सोडियम आयन, 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 ये इस तरह से होगा। और यहाँ बीच में क्या होंगे, पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे गैसियस फॉर्म। जो नियर बाय दो सोडियम एटम होंगे, जो नियर बाय दोनों सोडियम एटम होंगे, एक ये जैसे और एक ये, इन दोनों के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस, इसका सेंटर, इसका हाफ जो होगा, इसका जो हाफ होगा उसे बोलेंगे मेटेलिक रेडियाई। ये पढ़ा रखा ना, ये मेटेलिक रेडियाई, सही ना। यस सर। तो साइमल्टेनियस, हाँ ये बताया हुआ सारा, द साइमल्टेनियस अट्रैक्शन बिटवीन द और ये बोलते क्या, कर्नल्स, simultaneous attraction between the mobile electrons and the kernels which holds them together forms the metallic bond। metallic radii बता दिया मैंने तुम्हें क्या है, जो दो adjacent न्यूक्लियाई होंगे, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस उसका हाफ, वो होगा मेटेलिक रेडियाई। सही है, वो क्या होगा, मेटेलिक रेडियाई। तो यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर, नेक्स्ट टर्म आएगी इसके अंदर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की ज्यादा बात करते हैं, इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिपेंड किस पे करेंगे, मेटेलिक रेडियाई पे, मेटेलिक रेडियाई और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। बात करें अगर अल्कली मेटल्स की, अल्कली मेटल्स का साइज बहुत बड़ा है। जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ध्यान देंगे, जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम। तो अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो इनका साइज क्या है, बड़ा है इन कंपैरिजन। पीरियड में सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे है, साइज इनका बहुत बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कम है, साइज बड़ा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम, तो इसलिए इनकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है बहुत कम इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुप एलिमेंट्स, अदर ग्रुप मेटल्स। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की क्या है, सबसे कम है। और सबने सुना हुआ है कि सोडियम एंड पोटेशियम दे आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट इवन विद प्लास्टिक नाइफ। सोडियम पोटेशियम बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनको हम प्लास्टिक के नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इनके अंदर वीक मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है। क्यों है वीक मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, साइज बड़ा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, साइज बड़ा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है। बात करें नीचे आने पर, तो नीचे आने पर लिथियम हार्ड होता है सिर्फ, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ऑर्डर किया जाता है, कोई वेरिएशन नहीं है इसके अंदर, सेम चलेगा ऑर्डर। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। रुबिडियम के बारे में फ्रेंशियम के बारे में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है ना। फ्रेंशियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, इसके लिए ज्यादा बात नहीं करते। और बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे डिक्रीज करता है। अल्कली मेटल्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे डिक्रीज करता है। और अगर बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो पहले तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ध्यान देंगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है उसमें रेगुलर ट्रेंड है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है इसके अंदर। जैसे बेरिलियम का बात करें, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आना चाहिए मैग्नीशियम, बेरिलियम आना चाहिए, फिर मैग्नीशियम आना चाहिए, मैग्नीशियम नहीं आता है, कैल्शियम आता है। बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, फिर आता है मैग्नीशियम। ये तुम्हें याद करना है, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है ये, मेल्टिंग पॉइंट का। पहले तो मेल्टिंग पॉइंट इनका, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, ये ज्यादा है किससे, अल्कली मेटल से। ये याद रखना पहले तो, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, ये ज्यादा है अल्कली मेटल से। क्यों ज्यादा है ये, सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा, साइज थोड़ा सा कम है। हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके और साइज छोटा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, साइज छोटा है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसके ज्यादा है किससे, अल्कली मेटल से, अल्कली मेटल से ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों ज्यादा है इसके। तो इसके बाद, और बॉइलिंग पॉइंट में इरेगुलर ट्रेंड है इसके, बॉइलिंग पॉइंट में इरेगुलर ट्रेंड है। मेल्टिंग पॉइंट इसलिए स्टडी करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में
इरेगुलर ट्रेंड कैसे है कि पहले डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, इस टाइप से इंक्रीज डिक्रीज इस तरह से चलता है। और मेल्टिंग पॉइंट में ये आंसर है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम का कम हो गया है, रीजन बना सकते हैं एक बार, रीजन क्या बनेगा इसका? सर उसकी पैकिंग वैसी होती है, HCP पैकिंग। डिफरेंस, कभी कुछ नहीं पता तो डिफरेंस इन पैकिंग लिख सकते हैं, डिफरेंस इन, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पैकिंग। किसी को रीजन पता है उसका? मैग्नीशियम की पैकिंग होती कहाँ पे है? सर उसका सर उसकी सर HCP पैकिंग में सर मतलब वो डिस्टेंस बढ़ जाता है उसका, वो हर एक वो मैग्नीशियम एटम के बीच में HCP वो HCP पैकिंग में, तो इसलिए उसका मैग्नीशियम वो की जो बॉइलिंग पॉइंट पैकिंग मेल्टिंग होती है पॉइंट ना, कम हो जाता है। मैग्नीशियम की पैकिंग होती है एचसीपी वाली, ये इस तरीके से। इसकी पैकिंग होती है एचसीपी। इसकी पैकिंग क्या है? एचसीपी पैकिंग है ये मैग्नीशियम की। तो यहाँ पे जो ए लेंथ है, बी लेंथ है, ये लगभग इक्वल रहती है, और सी लेंथ होती है, सी लेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हाइट वाली। सी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, हाइट वाली। पैक इस डिफरेंस इन पैकिंग की वजह से, लेंथ ज्यादा होने की वजह से वेकेंट स्पेस ज्यादा आता है इसके अंदर, तो इसलिए इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है। मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। इसकी डेंसिटी भी ना थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू कैल्शियम। अभी अगली बात हम डेंसिटी की करेंगे, सही ना, अगली बात करेंगे डेंसिटी। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी का। मैं बात करूंगा ग्रुप 1 की। देखो डेंसिटी होती है, इन जनरल मैं हर एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ अभी। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम में। अगर हम पीरियड में जाते हैं, देखो पीरियड में जाने पर मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे लिथियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम का मास 7 है, तो बेरिलियम का मास 9 है, मास बढ़ रहा है। सही ना, मास बढ़ रहा है। और वॉल्यूम, साइज, वॉल्यूम मतलब साइज, साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे लिथियम से हम बेरिलियम की तरफ गए, तो साइज क्या हुआ? डिक्रीज, यानी वॉल्यूम क्या हो गया? कम। मास क्या हो गया? इंक्रीज, इसीलिए डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। पीरियड में जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। 99.9% केसेस में इंक्रीज होती है। कॉपर और जिंक एक्सेप्शन है, ये आगे जाके आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको छोड़ देंगे, अभी नहीं स्टडी करना है। तो पीरियड में तो डेंसिटी इंक्रीज करती है इन जनरल, ये याद रखना है, ठीक है ना, इन जनरल याद रखना है कि पीरियड में डेंसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। और अगर बात करें हम, पीरियड में डेंसिटी करती है इंक्रीज। ग्रुप की बात करें, ग्रुप में मास बाय वॉल्यूम, ग्रुप में मास भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ग्रुप में मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। लेकिन मास जो है ना, ग्रुप में मास जो है ज्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, इसलिए ग्रुप में भी 99% है कि डेंसिटी जो इंक्रीज करेगी, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। जैसे मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दोबारा सुन लेंगे एक बार। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, पीरियड में जाते हैं तो मास बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है, साइज कम होता है ना, इसलिए डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन बात करें ग्रुप की, ग्रुप में मास तो बढ़ रहा है लेकिन साइज भी बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, यानी साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डेंसिटी कम होगी, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए थोड़ा सा डाउट वाली सिचुएशन है। तो इसलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया, यहाँ पे 99% केसेस में मास ज्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, इसलिए डेंसिटी बढ़ेगी। तो अगर डेंसिटी की बात करें तो ऑर्डर है लिथियम, लिथियम, फिर सोडियम, बढ़ जाएगी डेंसिटी। बट पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, ये याद रखना तुम्हें। लिथियम की डेंसिटी तो कम होती है, लिथियम की डेंसिटी ना, इसकी डेंसिटी जैसे वाटर से भी कम है, लिथियम की डेंसिटी वाटर से भी कम है, तो लिथियम फ्लोट करता है, सही ना, लिथियम फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। जितने भी एल्की मेटल्स हैं इन सबको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, इन सबको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, लेकिन लिथियम को हम पैराफिन वैक्स में रखते हैं। ऐसे पूछते हैं क्यों? जितने भी एल्की मेटल्स हैं सबको हम पैराफिन वैक्स में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, लेकिन लिथियम को रखते हैं हम पैराफिन वैक्स में। क्या रीजन है इसका? और डेंसिटी भी इसकी 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आसपास है, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिथियम की डेंसिटी। सोडियम पोटेशियम की 1 के आसपास, बस पोटेशियम की कम है, पर रुबिडियम से बढ़ जाती है डेंसिटी, रुबिडियम से बढ़ जाती है, ये 1.5 1.8 ऐसे हो जाती है कुछ। लिथियम इज लाइटर,
सो इट फ्लोट्स अपॉन केरोसिन ऑयल, सो इट्स केप्ट रैप्ड अंडर पैराफिन वैक्स। इसको रैप करके पैराफिन वैक्स में, सही ना, इसको रैप करके हम कहाँ रखते हैं, पैराफिन वैक्स में। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। अब ये यार यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आया है, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। यहाँ एक्सेप्शन क्या आया है, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, इसको भूलना नहीं है, सही ना, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। रीजन क्लियर है इसका? क्योंकि पोटेशियम का एब नॉर्मल इंक्रीज इन साइज होता है, पोटेशियम का क्या होता है, एब नॉर्मल इंक्रीज इन साइज। किस वजह से? अगर तुम बात करो पोटेशियम की, पोटेशियम में आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3s2 3p6 4s1। तो यहाँ थर्ड शेल है, थर्ड शेल है, 3d क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया कि नहीं, तो खाली जगह आ जाएगी इससे कि नहीं? 3d जीरो हो गया तो खाली जगह आ जाएगी कि नहीं? यस। चेक करो एक बार, अगर 3d जीरो हो जाएगा तो खाली जगह आ जाएगी कि नहीं? यस सर। तो खाली जगह आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वेकेंट इंक्रीज। स्पेस ज्यादा हो गया, तो हाँ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये ऐसे याद रख सकते हो तुम। और सेम केस किसके अंदर आएगा, कैल्शियम के अंदर। सेम केस आएगा कैल्शियम में कि नहीं? कैल्शियम में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आएगा, तो 3d इसमें भी जीरो आ जाएगा। सेम केस आएगा कैल्शियम में, तो इसलिए कैल्शियम जो बहुत लाइटर है ग्रुप 2 के अंदर, ग्रुप 2 के अंदर सबसे लाइट है कैल्शियम। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? यस। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, पोटेशियम और कैल्शियम के केस में, पोटेशियम और कैल्शियम के केस में। लेकिन ग्रुप 2 की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी कि नहीं ग्रुप 1 से? बोलो। यस सर। ग्रुप 2 की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, क्यों? ग्रुप 2 का मास ज्यादा है और साइज कम है, मास ज्यादा साइज कम, इसलिए। बस अगर बात करें ऑर्डर की, तो बेरिलियम से कैल्शियम तक, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, तो डेंसिटी यहाँ से आप डिक्रीज, पहले डिक्रीज करती है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम डिक्रीज करती है, और कैल्शियम के बाद इंक्रीज करती है। कैल्शियम इज द लाइटेस्ट एलिमेंट एमंग अल्कलाइन मेटल, लाइटेस्ट एलिमेंट है ये, सही ना, लाइटेस्ट एलिमेंट है एमंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर है? कैल्शियम जो है लाइटेस्ट यस सर। एलिमेंट है एमंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और डेंसिटी जो है इनकी, ज्यादातर एलिमेंट्स की डेंसिटी ये 2 के आसपास की होगी, 2 और 3 के बीच में लाई करती है, 2 और 3 के बीच। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और कैल्शियम क्यों लाइटर हुआ है, समझ आया कि नहीं? ग्रुप 2 में लाइटेस्ट चाहिए, ग्रुप 2 में लाइटेस्ट, लेकिन तब भी इसकी डेंसिटी 1.5 के आसपास की है, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी इसके अंदर? सबसे ज्यादा अगर रेडियम की नोन है तो सबसे ज्यादा रेडियम की, रेडियो एक्टिव है, रेडियम भी क्या है, रेडियो एक्टिव है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? यस। ये हो गया। अब नेक्स्ट नोट करना है इसमें, अभी तक मैंने तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या करा दिया है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, सही ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी एटॉमिक रेडियाई आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारी प्रॉपर्टीज कवर कर चुके हैं हम। अब नोट करना है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेम कलरेशन। क्लियर? प्रॉपर्टी क्या है, फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन मैंने तुम्हें पहले कराया हुआ कि नहीं? यस सर। फ्लेम कलरेशन ये पहले बता रखा होगा तुम्हें, एक बार जल्दी से सुन लेंगे इसको भी। फ्लेम कलरेशन, अल्कली मेटल जो है दे इम्पार्ट कलर, ग्रे कलर के होते हैं ये सिल्वरी वाइट मान लो, सिल्वरी वाइट ग्रे कलर के हैं, बट दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। ये इम्पार्ट करते हैं कलर फ्लेम को। अगर उनको फ्लेम में हीट करते हैं, उनको फ्लेम में हीट करते हैं, और हम फ्यूल कौन सा यूज करते हैं, ऑक्टेन। लैब में जो यूज करते हैं फ्लेम, जो फ्यूल यूज करते हैं वो होता है ऑक्टेन, घरों में यूज करते हैं एलपीजी। ऑक्टेन थोड़ी ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है इसलिए। तो इसमें जो इसकी फ्लेम होती है, इस तरीके से कुछ है फ्लेम। ये अल्कली मेटल इसको फ्लेम में हीट करेंगे, प्लेटिनम की वायर के ऊपर करके हीट करते हैं इसको,
प्लेटिनम का एक लूप बनाते हैं, उसके ऊपर अल्कली मेटल्स को रखेंगे, जब हीट करते हैं तो पहले तो तुम्हें जो फ्लेम दिखेगी, फ्लेम जो दिखेगी वो थोड़ा सा ऊपर दिखेगी, नॉर्मल जो कैंडल होगा उससे ऊपर दिखेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही फ्यूल बाहर निकलेगा, जैसे ही फ्यूल बाहर निकलेगा, इधर से ऑक्सीजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, इसलिए फ्लेम थोड़ी सी ऊपर से दिखती है, थोड़ी सी ऊपर से दिखती है। और इस पॉइंट पे इधर जो होगा ऊपर की तरफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, फ्यूल कम होगा। ध्यान रखना, ऊपर ऑक्सीजन ज्यादा और फ्यूल कम। पता लग गया ना क्यों? ऊपर तो एयर होगी तो फ्यूल कम हो जाएगा कि नहीं? सर एक बार ये रिपीट कर दो कि फ्लेम थोड़ी सी ऊपर से क्यों बनती है? वो ऐसा है कि जैसे ही लेट करेंगे तो फ्यूल तेजी से बाहर निकलता है, तो आसपास की नियर बाय ऑक्सीजन को क्या करेगा, हटा देगा कि नहीं? ओके सर। तो इसलिए हल्का सा ऊपर चलता है। और मतलब बर्नर के थोड़ा सा ऊपर से चलेगी ये। और ऊपर क्या होगा, इधर इस पॉइंट पे ऑक्सीजन ज्यादा फ्यूल कम, ऊपर की तरफ। यस सर। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। क्लियर है? यस सर। यहाँ से ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, यहाँ पे दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। और यहाँ पे जो फ्लेम होगी, नीचे की तरफ फ्यूल ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग फ्लेम। और इस पॉइंट पे कहीं बीच में जाकर यहाँ फ्यूल टू ऑक्सीजन रेशियो बेस्ट होगा, यहाँ प्रॉपर हीटिंग होगी फ्यूल। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे यस फ्यूल सर। टू ऑक्सीजन रेशियो बेस्ट होगा और यहाँ पे प्रॉपर हीटिंग होगी। कोई डाउट यहाँ पे? नो। चलो, हाँ, ये यहाँ पे तुम्हें क्लियर हो गया है। और इसके बाद है अब जो कलर आता है, किसकी वजह से आता है, उसका रीजन क्या है और कलर कौन कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये है। तो इसमें कलर मैंने तुम्हें बता रखा है पहले, CYPVB। रेड देना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आता है। क्रिम्सन कलर, डीप रेड बोलते हैं। और सोडियम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन येलो, याद रखना, गोल्डन येलो कलर, गोल्डन येलो, ये वर्ड यूज होगा। पोटेशियम के लिए पेल वायलेट, पेल वायलेट, ये ना पर्पल टाइप का कलर होगा। और रूबिडियम के लिए वायलेट कलर होगा एग्जैक्ट। सीजियम के लिए ब्लू, सीजियम के लिए ब्लू, ये याद रखना तुम्हें। जैसे ही हम अल्कली मेटल्स को हीट करते हैं फ्लेम के अंदर, जैसे ही हम अल्कली मेटल्स को हीट करेंगे फ्लेम के अंदर, तो क्या होगा, जैसे ही अल्कली मेटल्स को हीट करेंगे फ्लेम में, तो क्या होगा, जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट होंगे हायर एनर्जी लेवल पे। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होंगे हायर एनर्जी लेवल पे, वहां पे उनकी लाइफ कम होगी। जब वो ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट कर देंगे वो। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया, वो हिंट मैं एक बार फिर दोबारा हिंट देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, जैसे ये VBGYOR, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ तुम्हें। एक विशेष सर्कल होता है, जैसे अगर मान लो ब्लू कलर, जैसे कॉपर सल्फेट है, मैं कहता हूँ कॉपर सल्फेट ने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है, जो हमें दिखता है हमें वो रिफ्लेक्टेड कलर होता है, तो उसने एब्जॉर्ब किया होता है ऑरेंज कलर। क्लियर है? और ऑरेंज कलर क्या होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, ब्लू कलर हमें दिखेगा। समझ आया कि नहीं ये? एक बार रूबिडियम और यस। सीजियम का कलर बताना। और ऐसे ही अगर मैंने बोला सोडियम ने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा, तो क्या बोलोगे तुम? वायलेट। वायलेट कलर, वायलेट। क्लियर है कि नहीं? ये एब्जॉर्ब्ड कलर हमें नहीं दिखेगा, वो तो डिपेंड करेगा उसके आयनेशन जी पे एलिमेंट, हमें रिफ्लेक्टेड कलर दिखता है। वैभव तू क्या पूछ रहा है? सर सीजियम का क्या कलर बताया था, एक बार बता दो। ब्लू, ब्लू कलर है, सीजियम का ब्लू कलर है। ओके सर। तो ये ध्यान रखना, सर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाँ सर आपने जब एक बार एमिशन और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ाया था तो आपने कहा था कि उसमें से एमिशन और एब्सॉर्प्शन को ऐड करते हैं तो फुल स्पेक्ट्रम मिल जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें भी वही है, ब्लू और ऑब्जॉर्ब। ब्लू को अगर मैं ऑरेंज के साथ मिक्स कर दूंगा तो व्हाइट कलर मिल जाएगा। बट सर स्पेक्ट्रम में से अगर येलो कलर मिसिंग है तो एमिशन में येलो कलर ही तो आएगा। हाँ, सर वो उसने येलो ही ऑब्जॉर्व करा और येलो ही रिलीज करा। नहीं नहीं नहीं, तू गलत सोच रहा है। इसमें इसमें क्या है देख, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा, सोडियम मेटल जो है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब है। चलिए, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ कौन से कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, वायलेट कलर, जब गर्म ओके करेंगे सर। उसको। और इसको एब्जॉर्ब किया, तो अब जब वो नीचे आएगा
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट करता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो होता है जो इसने एब्जॉर्ब किया और जो इसने रिफ्लेक्ट किया, दोनों को मिलाए तो व्हाइट कलर मिल जाए। ओके सर। ये लिथियम वाले ग्रुप में कलर्स में याद करने हैं। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, हाउ अल्कली मेटल्स इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। तो क्या लिख के आना है इसके अंदर, व्हेन अल्कली मेटल्स आर हीटेड देन दे are excited, then their valence electrons are excited to higher energy levels. When alkali metals are heated, then their valence electrons are excited to higher energy levels in which their life is less. So when they return back to their ground state, then they impart complementary color. कलर तुम्हें याद करना है सारे, क्रिम्सन, येलो, पेल वायलेट, वायलेट, ब्लू। क्रिम्सन, येलो, पेल वायलेट, वायलेट, ब्लू। और अगर बात याद कर लेना कलर जरूर। फिर बात करें अगर बेरिलियम वाले ग्रुप की, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इसमें तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। क्या आंसर आ जाएगा इसका? हाई आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। दे डू नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। डू नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, इसलिए। अब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसमें कलर क्या है? रेड, क्रिम्सन, ग्रीन, क्रिम्सन। ये कलर याद करने हैं, रेड, यानी ज्यादातर कलर क्या है? रेड ही है। बस बेरियम का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम से आता है एप्पल ग्रीन। और कैल्शियम का ब्रिक रेड। कैल्शियम का ब्रिक रेड आ गया तो कैल्शियम का कोई कंपाउंड है। और ज्यादातर वो कंपाउंड होता है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। याद रखना है, ज्यादातर कंपाउंड हो जाएगा ना CaOCl2। कैल्शियम का कंपाउंड जो है ब्रिक रेड कलर का आएगा तो एप्पल ग्रीन बोलेंगे, बेरियम का बोलेंगे तो एप्पल ग्रीन। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। तो ये लाइक दिस अल्कली मेटल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। इस तरह से अल्कली मेटल जो है ये कलर इम्पार्ट करेंगे फ्लेम को। तो इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेरा एक टॉपिक जो रह गया ना, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर सकते हो तो कर लेना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता लगाने के लिए होता है कि कौन सा मेटल किस मेटल आयन को रिड्यूस करेगा, या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा नहीं है। क्या पता मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेटल जैसे सॉलिड फॉर्म में होता है, मेटल सॉलिड फॉर्म में है, इसको पहले इससे इलेक्ट्रॉन अगर मेरे को बाहर निकालना है तो पहले मैं इसको गैस में कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए मेरे को देनी पड़ेगी इसकी एटमाइजेशन एनर्जी या सब्लिमेशन एनर्जी, या देनी पड़ेगी सब्लिमेशन एनर्जी। गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। उसके बाद गैस में देने के बाद अब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो उसके लिए देनी पड़ेगी आयनेशन एनर्जी। M प्लस आएगा इलेक्ट्रॉन, और M प्लस अब इसको डालते हैं पानी में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और अब ये एनर्जी रिलीज करेगा। M प्लस एक्वस फॉर्म में आएगा, प्लस हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इन तीनों एनर्जीज का सम होता है, डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री एनर्जीज। कौन कौन सी? सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ये इन तीनों का सम डिसाइड करता है कि वो मेटल अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं। यानी ये दो एनर्जीज रिक्वायर्ड है, ये एनर्जी रिलीज है। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी उतना अच्छा वो मेटल होगा, उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। चलिए यहाँ तक कर लोगे कि नहीं है? चलिए एक बार लास्ट वाला रिपीट कर दो। सुन ले एक बार। जैसे मैंने बोला मेटल कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? मेटल है सॉलिड फॉर्म में, इससे इलेक्ट्रॉन मेरे को बाहर निकालना है। पूरा प्रोसेस क्या है, पहले तो इलेक्ट्रॉन सॉलिड से निकलता नहीं है, तो पहले कोई भी सॉलिड है लिक्विड है कन्वर्ट करेंगे किसमें? गैसियस फॉर्म में। उसके लिए चाहिए सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी दी, और उसके बाद जब गैस में आ गया, अब इसमें आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, सही ना, इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। और अब इस M प्लस को डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, पानी के अंदर डालेंगे, तो M प्लस हाइड्रेट होगा और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा। ये रिलीज एनर्जी है सिर्फ, बाकी दोनों रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन तीनों एनर्जीज के सम पे डिपेंड करता है। इन तीनों का सम हम चाहेंगे कि नेगेटिव हो, ताकि वो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए। क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर। इसको 2 बार 3 बार लिखकर याद कर लेना। जो मैंने आज पढ़ाया वो तुम मन में बोल करके याद कर लेना, जरूर नोट्स बना लेना प्रॉपर। अब पूछना किसी को कुछ। सर ये लेक्चर ग्रुप पे डलवा देना। अभी मेरे को भेजेगा ना गर्व और क्रेश, मैं डाल दूंगा। सही है। जी सर। पुराने लेक्चर किसी को चाहिए होगा इसके इन चैप्टर से तो ले लेना जरूर।